सा नि सा ग रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। निसा ग रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा जरा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो वही धुरंधर की धूम हर जगह मची हुई है और एक सॉन्ग है कारवां करके, इश्क जलाकर, जिसने भाई तबाही मचा रखी है और जिसके सिंगर आज हमारे साथ में बैठे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद अली जी, आपको कैसा फील हो रहा है? पहली बात तो मतलब इतना आपने सोचा था कि ये इतना बड़ा मतलब एक हिट होने वाला है सॉन्ग? जी सोचता नहीं है बंदा ये चीज़ें, ये तो मालिक करम कर देता है, तो ये तो कृपा हो गई जी। बहुत खुशी की बात है और ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, एक आपका पूरा टीम वर्क होता है, दुआएं होती है, मेहनत होती है। सो आफ्टर 17 ईयर्स के बाद मालिक ने ये इस गरीब की सुन ली। सो ये गरीब की बात नहीं है, ये कलाकार की एक जर्नी होती है कि वो उसको वहाँ ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और मेरा ना ये मतलब जब भी मैं एक सिंगर से मिलता हूँ ना, तो भाई हम शुरुआती इंटरव्यू पहले सॉन्ग से करते हैं। सो एक आपकी आवाज के अंदर एक बार मतलब लाइव सुनना है मेरे को, एक वो कंसर्ट वाली फीलिंग के लिए। सा नि सा ग रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। निसा ग रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। निसा ग रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। क्या बात है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई माइनस में कुछ भी नहीं है और इट्स प्योर टैलेंट। एंड तलाश किसकी है फिर? तलाश उस मंजिल की जहां कभी पहुंचना नहीं। क्या बात है, ये बहुत गहराई वाली बात है। दोबारा सुन लेना, तलाश उस जगह की जहाँ किसी मंजिल पे पहुंचना नहीं, जहाँ किसी मंजिल पे पहुंचना नहीं है, सफर का मजा लेना है। सफर का मजा लेना है। और ये सफर बहुत अच्छा चल रहा है सर का, जी, जी। एंड ऐसे ही चलता रही, अभी हमारी दुआएं हैं। अच्छा, इस गाने के अंदर ना एक जो टेक्सचर है ना, उसका एक बहुत सोलफुल है और थोड़ा सा ना वो टेंस माहौल भी बना रहा है जी। सो ये जो बैलेंस करना होता है, ये कैसे करा आपने आवाज के अंदर? जब चीजें दुरुस्त होती है तो सब बैलेंस हो जाता है यही जिंदगी मुझे लगता है। बाकी मेहनत होती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिटेलिंग होती है, सब कुछ होता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कंपोज़र सर का, जो वो आपको वक्त देते हैं। और कंपोज़र के लिए उसकी कंपोजिशन एक अपनी औलाद की तरह होती है, तो वो अपनी औलाद आपको सौंपता है इन शॉर्ट। सो आपको उसके साथ जस्टिस करना होता है। सो कोशिश करते हैं और वो फिर उसमें सरस्वती माता की कृपा बरसती तो वो जल्दी मुकम्मल हो जाती है। वो ग्रिप होने में टाइम लगता है कोई भी चीज़ को ना। कंपोजिशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पहले अपने अंदर लेते हो, समाते हो, फिर वो आपके अंदर जाती है, फिर उसको बाहर लाना पड़ता है। तो सारा प्रोसेस है म्यूज़िक
डिटेलिंग म्यूजिक की बहुत मुश्किल है। जो सुनते हैं उनके लिए वो आसान बन जाती है और फिर दुआ बन के निकलती है। क्या बात है। ये तो हम बस हाँ अपने मोबाइल में जाते हैं और प्ले कर देते हैं, बट उस एक गाने को बनाने के अंदर जितनी मेहनत लगती है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जितने गाने की प्रैक्टिसेस लगती हैं, रियाज होता है इतने सालों का जो आप एक सॉन्ग के अंदर डालते हैं। सो अगर मैं सिर्फ इस सॉन्ग की बात करूँ तो आपने क्या प्रिपेयर करा था, क्या चीजें थी जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुंचे? जी, जर्नी तो बहुत लंबी है। खैर प्रिपेयरिंग इसकी इतनी वैसे कुछ नहीं होती है। उन्होंने बुलाया मुझे, कंपोज़र सर ने, शाश्वत सर, ग्रेट कंपोज़र, उन्होंने बुलाया मुझे और उन्होंने बोला ये गाना है, हमने करना है। तो मैंने बोला पाजी क्या गाना है? तो बोला अभी बताता हूँ। वो उन्होंने उसी वक्त गाना कंपोज़ किया और उसी वक्त मुझे सिखा रहे थे, मतलब इंस्टेंट। बहुत बड़ी बात है ये, मुश्किल काम है। एक आप बना के रखते हो भाई, ये भाई परोस के रखा है, नहीं, उन्होंने उसी वक्त बनाया मुझे, उसी वक्त सिखाया और उसी वक्त मैंने कोशिश की। फिर इरशाद सर आए, उन्होंने उस गाने को लिखा, फिर हमने दोबारा से पूरा गाना डब किया, जो लिरिक्स रिलीज हुए उसमें। सो उसमें बड़ा टाइम लगा, मुश्किल भी हुई मुझे गाने में बहरहाल, और तकलीफ़ भी हुई क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ है ये। क्योंकि मुश्किल क्या होता है? मुश्किल होता है कि जो कंपोज़र ने बनाया है वो सोल आप पकड़ रहे हो कि नहीं, वो मुश्किल होती। तो उसमें हो रही थी मुश्किल, हो रही थी। मैं टेंशन में भी था, प्रेशर भी आ गया था कि यार अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो शायद कुछ अच्छी चीज़ ज़िंदगी से मिसिंग हो सकती है। सो फाइनली उन्होंने मुझे टाइम दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू शाश्वत सर एंड आदित्य सर कि उन्होंने मुझे उतना वक्त दिया, कि उन्होंने ट्रस्ट किया। वरना बंदा क्या होता है ना, इरिटेट हो जाता है ज़्यादा वक्त जब आप लेते हो। तो उन्होंने बहुत सुकून से मुझे ना, मैं उनको शुक्रगुज़ार कर सकता हूँ, अल्लाह ने खुश रखे, और फिर ये रिज़ल्ट आया उस गाने का। क्या बात है, और बहुत बहुत खूबी रिजल्ट आया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या धुरंधर के कुछ विजुअल्स वगैरह दिखाए गए थे आपको, मतलब सॉन्ग नहीं रिकॉर्ड नहीं करते नहीं, हुए? कुछ नहीं, वो उसकी ज़रूरत तो खैर वैसे पड़ती नहीं है, क्योंकि वो सॉर्टेड थे ना, उनको पता था कि हमें क्या करवाना है क्या नहीं करना है। तो दोनों ही वहीं मौजूद थे, आदित्य सर भी वहाँ मौजूद थे, शाश्वत सर भी, जाहिर सी बात है वो तो होंगे। आदित्य सर की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब उन्होंने क्या सजेशन दिए थे या कुछ? उनको म्यूज़िक की बहुत समझ है, क्योंकि मेरा उनके साथ तीसरा प्रोजेक्ट है ये। आर्टिकल 370 भी किया था हमने, उसमें भी एक गाना मैंने क्लिंटन भाई के साथ गाया था, आंधी उड़ी है सीने में मेरे। तो वो उनसे है, उनको पता है, वो भी जानते हैं। सो उनको पता है कैसी मेरी वोकल है, किस तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं, और उनको म्यूज़िक की बड़ी अच्छी समझ है। ऐसा नहीं है कि वो एक होता है ना नौसिखिया इंसान होता है, वैसा नहीं है। वो म्यूज़िक को बहुत, सोलफुल म्यूज़िक को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और खुद जानते भी हैं। सो वहाँ फिर आपके लिए अच्छा भी होता है कि कोई किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टर है वो खुद ही समझता है। और ये बहुत कम होता है कि एक उनका प्रोफेशन अलग है और एक प्रोफेशन को वो बखूबी समझते हैं और उस पे रिसर्च करते हैं और उसको फिर सरअंजाम अच्छे से करते हैं। तो अच्छे से हो गया बेसिकली। एंड वैसे भी म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो वो हर एक की लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल है। मतलब हम अगर कहीं प्ले भी नहीं कर रहे हैं तो भी एक नेचुरल म्यूजिक होता है। जी। हम यहाँ पे अगर बिल्कुल एक मिनट के लिए शांति से बैठ जाए तो बहुत चीजें हैं जो वो म्यूजिक पैदा करती है। बिल्कुल। चाहे वो एक पंखा भी अगर घूम रहा तो वो एक रिदम में घूम रहा है। म्यूज़िक और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है ना कि ये इंसान को जोड़ती है मोहब्बत के रास्ते, चाहे वो स्पोर्ट्स हो और म्यूज़िक हो। इसलिए हर म्यूजिशियन का शौक़ स्पोर्ट्स में होता ही है। ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं है जिसको शौक़ नहीं है। हाँ, मजबूरी हो सकती है उसका नहीं करने का, शौक़ ज़रूर है। अच्छा, शौक़ ज़रूर। आपका भी है कुछ? जी, मैं क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। मैं राजस्थान जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मुझे खेलना बड़ा पसंद है। तो मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम करता हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे वो है अपना टफ वगैरह। हाँ हाँ हाँ। अभी मैच है मेरा थोड़ी देर में। अच्छा, अभी? हाँ, पाजी की टीम है। अच्छा जी। उस टीम का नाम है BBC, बल्ले बल्ले क्रिकेट। अच्छा अच्छा, ये किसकी है? पाजी की, कुमार पाजी। अच्छा, कुमार पाजी जी। अच्छा, कुमार पाजी के साथ आपका रिश्ता है? बड़े भाई हैं मेरे, और बड़े भाई एक से फादर फिगर वाले बड़े भाई हैं। बड़ा उनका साथ मिला है ज़िंदगी में और उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। शायद कह सकता हूँ कि मेरे अब्बा के बाद अगर कोई इस दुनिया में मेरी बैकबोन कुमार सर। उनकी मेरी स्टोरी बहुत इमोशनल थी। मैं ना
परेशान था। ये बात है 2015-16 की, और ना क्रिकेट का शौक़ था और मैं रोटी कमाने निकला था। तो सिटी मॉल से गुजर रहा था, मुंबई में एक जगह है अंधेरी, मैं वहाँ देखा, परेशान था, कुछ था नहीं, तो मैं ना पता चला कि ऊपर टर्फ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं ऊपर गया, मैं लोगों को देख रहा हूँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपना बचपन याद कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार, रोटी कमाने निकल गए, परेशान हाल में, दिल नहीं लग रहा था। तो मैं ना उनको देख के खुश हो रहा था, खामोशी से बैठा था, बहुत पतला था मैं और एकदम हालत ख़राब। 2-4 लोग आए इंडस्ट्री वाले, 4-5 लोग इंडस्ट्री वाले आए। मैंने देखा, मैंने बोला इनको तो मैंने देखा है। उसके बाद आए कुमार पाजी। अब मैंने जब इनका माहौल देखा, छोटे से लेके बड़ा आर्टिस्ट सब इनके पैर पे हाथ लगा रहे हैं, एंड आई वॉज शॉक्ड। और मैं तो इतना परेशान था कि मुझे समझ में नहीं आया, फोटोज में देखा था, बाद में पता चला अच्छा ये कुमार सर है। तो मैं ऐसे बैठा था, इन्होंने मुझे पूछा, आप बेटा मैच देखने आए वैसे खेलोगे? बोला जी सर। उन्होंने खिलाया मुझे, मैंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट ख़त्म हो, क्या करते हो? गाने की कोशिश करता हूँ सर। गाते हो? हाँ जी। सुनाओ। सुना उन्होंने मुझे, मेरा नंबर लिया, ग्रुप में ऐड किया, और दूसरे दिन मुझे उन्होंने गाना गवाने के लिए रोचक कोहली पाजी के पास भेजा। वहाँ से वो रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद आज 2025 से 2016 की बात है, इतने सालों में जब भी अब्बा के बाद ऐसा होता ना कि बंदा सारी दुनिया से हार जाता है और अपने फादर को याद करता है कि आप मेरे लिए कुछ करो। अब्बा क्या ट्रैवल करते रहते हैं, कभी बीकानेर कभी मुंबई। तो मुझे जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नीड हुई, जहाँ मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई रास्ता हो या कोई गाने की बात हो या जो भी चीज़ हो, एवरीथिंग। गाना किसी वजह से आया नहीं, खैर वो अलग बात है, बट इन्होंने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा गाना दिया। वेब सीरीज़ आई थी आश्रम, हाँ, वो सारी इन्होंने की। म्यूज़िक उसका दिया सनी इंदर जी ने दिए। सनी बावरा, इंदर बावरा मेरे बड़े भाई हैं, तो हमारा पूरा एक ग्रुप है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। तो वेब सीरीज़ में गाना था, गुरु बिन ज्ञान मिले ना, गुरु बिन ध्यान लगे ना, फायदा ही फायदा, सौदे में कोई नुकसान लगे ना, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तो वो टर्निंग पॉइंट था एक तरीके का, वहाँ से मुझे काम मिलना ज़्यादा शुरू हुआ। तो वो पाजी के और वो बॉबी देओल सर का भी कमबैक था जी। यस, उनके थ्रू उन्होंने भी इवन शाश्वत भाई से भी पाजी ने ही मुझे इंट्रोड्यूस करा। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात, एक आदमी इतना कुछ कैसे कर सकता है किसी के लिए, बट वो बहुत कुछ कर सकते हैं किसी के लिए। हाउ वाज दैट फीलिंग कि आप बॉबी देओल सर के मतलब कमबैक के इतना बड़ा आश्रम के आप पार्ट हो एज अ सिंगर? जी सर, उस वक्त तो मतलब उस वक्त क्या, अभी भी मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब मुझे वहाँ से हौसला मिला और ज़्यादा कि मुझे रुकना चाहिए, मुंबई में करना चाहिए। तो सर सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो पिछले कुछ 1 साल या 2 साल पहले एक डिंचक पूजा करके आई थी, उसके जो स्कूटर गाना, इसको आप कैसे देखते हो? मतलब ऐसे अगर सिंगर्स फेमस हो रहे हैं? लॉकडाउन का टाइम था, लोग फ्री थे बेचारे, कुछ था नहीं, हंसी मजाक करने के लिए कर ली उन्होंने। अब कहाँ है रफ़ी साहब को मरे तो नहीं, वो आज भी जिंदा है वैसे, बट इन प्रैक्टिकल वे अगर हम देखें कि उनको गए हुए इस दुनिया से 40 साल हो गए। क्या हम हंस के लेते रफ़ी साहब का नाम? हंस के नाम लेना, खुश होके नाम लेना, दो अलग बातें। हमें खुशी होती है रफ़ी साहब, अरे यार क्या बात है, ढिंचाक पुजारी यार नहीं ले सकते ना। ये सही एक्सप्लेनेशन है। बहुत समझाया है आपने। अच्छा, आजकल ये जो वायरल कल्चर एक म्यूजिक का चल गया है, तो इससे फिल्मों को हेल्प होता है? मतलब बिकॉज एक अगर म्यूजिक एल्बम पहले हर एक फिल्म की लॉन्च होती है, जैसे धुरंधर की भी हुई, राइट, सैयारा की भी हुई। अब सैयारा का आपको क्या मानना है कि वो उसकी जो म्यूजिक एल्बम इतनी वायरल हो गई थी, क्या उसका रीजन वही है कि सैयारा को भी इतना बूम मिला? हिंदुस्तानी सिनेमा बिना म्यूजिक तो हो नहीं सकता। अब कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि यार क्या है गाने वाने से, हम फिल्म बड़ी चीज़ है, बेशक फिल्म बड़ी चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई बंदा 150 करोड़ लगा रहा है तो छोटी चीज़ तो बनाएगा नहीं।
म्यूजिक सोल है। जब आप अपनी स्टोरी को रूह से जोड़ते हैं, उस रूह की भूख जो होती है ना, वो गाने होते हैं। क्यों आमिर खान साहब या शाहरुख खान साहब या अक्षय कुमार साहब या अजय देवगन साहब ये क्यों इन्वॉल्व होते हैं म्यूजिक में? इतने सालों से काम कर रहे, देख लेना आप, बहुत सारे आपको बीटीएस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे एक्टर टाइम दे रहे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, उनको टाइम नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? डायरेक्टर को बैठने की, आदित्य धर सर को मेरे साथ बैठने की क्या जरूरत पड़ी? उसका काम तो शाश्वत सर भी कर सकते हैं। एक बंदा 300 करोड़ रुपए लगा के मेरे साथ बैठ के मुझे गाना रिकॉर्ड करवा रहा है, उसका विजन है, फिल्म उसका पैशन है। फिल्म वो पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा है या पैसे लगाने के लिए नहीं बना रहा है या उसके पास बहुत है लगा दे, नहीं। उनको ये करना है कि ये दुनिया जब ये फिल्म देखे तो बोले कि इस बंदे ने कुछ क्रिएटिविटी की है। ये भी एक रीज़न होता है किसी का। जैसे मैंने अपने अब्बा को बोला, अब्बा अब तो मैं ठीक ठाक पैसे कमा लूँगा इंशाल्लाह। बोले बेटा तूने ये जो किया है ना, अल्लाह ने किया है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो पैसे से भी नहीं होता। सही। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, मैं आपके फेवरेट म्यूजिशियन सिंगर्स की बात करना चाहूँगा कि वो कौन कौन जिनको देख के आप बड़े हुए हैं, जिनको आप मतलब एज आइडल मानते हो? सबसे पहले हमने रफ़ी साहब को सुना, लता जी को सुना, किशोरदा को सुना, नुसरत साहब को सुना। तो उस एरा को हमने बहुत सुना। और उसके बाद जो नया एरा था उसमें सोनू निगम जी हमारे बहुत करीब दिल के रहे। उनको हमने बहुत दिल से सुना है और उनसे बहुत सीखने की कोशिश की है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वो शख्स उस शिखर पे बैठे, और सिर्फ बैठे नहीं है, उस शिखर पे बैठ के वही इल्म और वही कला उनका बोलता है। आज मुश्किल काम है। इतने साल तक बंदा बदन से, गले से, जहनियत से, हर चीज़ से अगर मेंटेन है, वेल मेंटेन्ड है, सो ये ब्लेस्ड वाली चीज़ है आई थिंक। कोई गाना आपके जो आइडल्स हैं उनके, तो सोनू निगम सर का हो जाए या लता का? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सोनू सर का ये गाना, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा जरा। ये जो थोड़ा सा गलत हुआ एडिट कर लेना। वो तो खैर इंसान जब सुबह से इतना बोल रहा था तो हो जाता है वो तो। वहां तक ही रखना गाने, जहाँ तक अटका नहीं है प्लीज है सर। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी। और सच मैं आपको बचपन में लेके जाता हूँ, हर एक का ना जो भी कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो ना बचपन से ना उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नुआंसेस होते हैं जो उनके परिवार वालों को पता लग जाते हैं। तो जब पहली बार आपने कभी कुछ गाया हो छोटे होते हुए फैमिली के अंदर, तो क्या रिएक्शन था? किसी ने कुछ कमेंट या कुछ करा था या आपने जब बोला था? बस मेरे अब्बा का डायरेक्शन क्लियर था, म्यूजिक करवाना है, म्यूजिक में गाना ही गवाना। अच्छा, उनका ये क्लियर था। कब उन्होंने डिसाइड करा, मतलब ऐसे क्या पता लगा? जब मैं पैदा हुआ था तभी। अच्छा, तभी उन्होंने डिसाइड किया था ये बात। कमियां बहुत थी, ऐसा बहुत लोगों का एनालाइज था कि मैं शायद एज सिंगर कुछ नहीं कर पाऊंगा माशरे में जो मेरे लोग थे, क्योंकि वो लोग ठीक थे, क्योंकि ऐसे गुण जो थे, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। जब मैं 3-4 साल का था तब अब्बा ऐसे बात करते थे, बट जब मैं 7-8 साल का हुआ तो चीज़ें बेहतर होती गई। अपने आप में म्यूज़िक से कनेक्ट रहा, सुनता रहा, तो फिर लोगों ने अब्बा को बोला कि हाँ ये कर सकता है। तो फिर अब्बा ने मुझे यूँ बिठाया, मेरे उस्ताद अब्दुल सत्तार बिहानी साहब, उनसे मैंने पहले तालीम ली।
फिर अब्दुल शकूर सुलेमानी साहब, उनसे तालीम ली। फिर फुकराज शर्मा जी मेरे उस्ताद रहे, उनसे तालीम ली। फिर हम मुंबई आ गए, बहुत सारा काम किया, ये किया। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में राजस्थान गए। मेरे बड़े भाई हैं अहमद अली जी, उनसे भी मैंने फिर लॉकडाउन में तालीम ली। और ये मेरे बेसिकली 4 जो लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक से मैंने उनसे तालीम ली। और अब्बू को ये कैसे पता था, और अब्बू क्या करते हैं आपके ऊपर? म्यूजिकल फैमिली से। अच्छा, हाँ, तभी आर्टिस्ट उनको जी, वो जी। एक पिता का सपना है कि बेशक। हमारा बेटा तो करेगा ही करेगा, क्या पता। और वो बखूबी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जी, जिस मुकाम पे आप कोशिश बैठे कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। उसका फल भी मिल रहा है। एक कोशिश तो हर कोई करता है, पर जी, उसका जी। फल बहुत कम लोगों को मिलता है, वो आपको मिल रहा है। दुआओं का सदका होता है ये, माँ बाप की दुआओं का सदका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपका फ्यूचर में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, मतलब? ड्रीम प्रोजेक्ट, फ्यूचर देखो, मैं तो प्रेजेंट में बिलीव रखता हूँ सर। फ्यूचर अल्लाह डिसाइड करेगा, और जो चल रहा है वो ड्रीम ही है। हम छोटे शहर, छोटी जगह से आने वाले लोग हैं। हमारे लिए ये ड्रीम है कि हम मुंबई में बैठ के एक अच्छी सी बिल्डिंग में, अच्छे से ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी छत है सर के ऊपर, माँ बाप का साया मौजूद है। तो सारे ड्रीम्स इसी तरीके से पूरे हो गए। ये मेरे ड्रीम्स के हिस्से हैं कि बस मेरे माँ बाप खुश रहें, उनको खुशी पहुँचे, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा माशरा वो खुश रहें, मेरा शहर खुश रहे। ये ड्रीम है। बिल्कुल। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन से? बस वही कोशिश में लगे हुए हैं अभी कोई लाइनअप में है, कोई जी। रिलीज? काफ़ी चीज़ें हैं, बट हम कुछ चीज़ों की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट मैनी मोस्ट कम्स इंशाल्लाह। रणवीर सिंह आए थे आपके पास रिकॉर्डिंग में, कभी मिले? नहीं, उनसे उन म्यूज़िक लॉन्च में उनसे मुलाकात हुई थी, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो रहे थे, और मतलब मज़े ले रहे थे बेसिकली। जियो वर्ल्ड राइड में जो जी, जी, जी। था, मैंने देखा था, वो एनर्जी देखी थी मैंने उनके जी, साथ, जी। जो आपकी एक्सचेंज, वो जब आते हैं तो वो स्टेज पे एकदम वो एनर्जी अलग ही फिर आ जाती है। ज़बरदस्त, अलग लेवल पे। क्या बात है। ठीक है, एक ना रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। जी। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको जी, जी। फटाफट जवाब देना। वन वर्ड फॉर कारवान। तलाश थी, मिल गया। वन वर्ड फॉर म्यूजिक। ज़िंदगी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव परफॉर्मेंस? बहुत। क्या, लेट नाइट रियाज या फिर अर्ली मॉर्निंग? रियाज तो अर्ली मॉर्निंग में होता है, बट गाना रात को पसंद है, महफिलों में, मतलब यू नो स्टेज पे या महफिल में या एवरीवेयर, जहाँ भी आप रिकॉर्ड करना हो। हम दुआ करते हैं, हमें बुलाएंगे आप इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी रियाज जो एक्चुअल में होता है वो दिन का होता है, सुबह का होता है। वन सिंगर दैट यू एडमायर डीपली। यार एक इंसान का नहीं नाम ले सकते आप, ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता कि कोई एक इंसान का आप नाम लो। हाँ, एक एरा हो सकता है, उस एरे में रफ़ी साहब, इस एरे में सोनू निगम सर, ये कर सकते हैं। A song that defines you as an artist. ओके, ना तो कारवां की तलाश है, बिकॉज वो मैंने खुदा के लिए गाया है, और उसी को सोच के गाया है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए गाया है कि मुझे इश्क उसी से, अब वही संभालेगा मेरी ज़िंदगी। सो ये मेरी सोल है, मतलब आई एम वेरी स्पिरिचुअल टाइप्स बंदा हूँ, तो थोड़ा इस वजह से। बाकी एक कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है, वो उससे मतलब मैं बड़ा मुतासिर, ताजदार हरम, जो यू नो साबरी ब्रदर्स साहब की है। हालांकि वो कलाम जो है इंडियन है, उसकी जो राइटिंग है, बट लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में हाँ बनाई गई है, उसको साबरी ब्रदर्स ने गाया है, बट उन्होंने जिन्होंने लिखा है वो कलाम, वो लखनऊ से, तो दैट इज़ इंडियन कलाम, ताजदार हरम निगाहें करम। बहुत खूब गाना, बहुत। एक अंदर और म्यूजिक ना आपको एक मतलब पीस देता है, वो सुकून देता है आपके। डेफिनेटली। अच्छा, एक गाना मेरे लिए जो आप डेडिकेट करना चाहोगे, उसी से हम अंत करते हैं। आपके लिए एक भजन है कृष्ण जी का, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वो हमारे ही समाज की बहुत बड़ी हस्ती रफ़ीक सागर साहब, जो कि मेरे चाचा राजा हसन बहुत बड़े आर्टिस्ट है, सिंगर है, उनके फादर, उनकी कल पुण्यतिथि थी, तो उनका एक भजन है जो मुझे बड़ा पसंद है, राजस्थानी में। सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सांवली सुरतिया हाथों में बांसुरिया और घुंघराले बाल। सुपने में सखी
देखो नंद गोपाल। क्या बात है, क्या ये सबसे फेवरेट गाना है मेरा। और क्या मतलब एक डेडिकेट करा है सॉन्ग, मतलब ऑनर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत 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 जबरदस्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।